1984 में इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद दिल्ली में राइट्स हुए और जगह राइट्स। क्या पंजाब में किसी एक भी हिंदू को राइट्स में मारा गया? देयर इज नॉट अ सिंगल केस। टेररिज्म में उनको टारगेट किया गया था, बसों से उतार के मारा गया, लेकिन हिंदू सिख में एक भी राइट नहीं हुआ पंजाब में। टेररिज्म फेल होता है जब आम आदमी उसकी हेल्प नहीं करता। तो जिसने भी आके दिल्ली पे राज किया वो पंजाबियों को कुचल के आया है। ये ऐसी लड़ाई है जो इट्स नॉट पंजाब्स वॉर, ये पूरे कंट्री की वॉर है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, वहाँ पे छोटे मोटे कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनके हिस्टोरिकल इश्यूज चल रहे हैं। बिकॉज आप देखो कि जैसे मैंने बताया कि 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से चल रहे हैं, तो जिसने भी आके दिल्ली पे राज किया वो पंजाबियों को कुचल के आया है और उसने कुचल के ही जाना है। तो हमेशा ऐसा लगता था कि हम अलग हैं, ये दिल्ली से हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं। और फिर हमारे जो 9th सिख गुरु थे उनको दिल्ली में उनको बुलाया गया था बातचीत के लिए, लेकिन उनको कितनी बुरी तरह से उनके ऊपर जुल्म करके उनकी शहीदी हुई है वहाँ पे। तो एक माइंडसेट है लोगों का कि वहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो पंजाब वॉज द लास्ट स्टेट जो उन्होंने कैप्चर किया था उन्होंने, राइट। और उसके बाद आप देख लो विद इन 7 to 8 years वो जो फर्स्ट फाइट ऑफ म्यूटनी हुई वो हुई मेरठ से शुरू, यहाँ से हुई। लेकिन पंजाब का भी रोल था, दोनों तरफ रोल थे। पंजाबी आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी की हेल्प की थी, लेकिन लोगों ने नहीं की थी। तो ये मतलब उसके बाद पंजाबी सूबा मूवमेंट आ गई और पंजाब के पास ऑप्शन थी कि हम अपना कंट्री बनाएं, जैसे पाकिस्तान की डिमांड थी। लेकिन पंजाबी नहीं गए वहाँ पे, पंजाबियों ने नहीं बोला। जो मास्टर तारा सिंह थे लीडर, उनको बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि उन्होंने क्यों नहीं हाँ बोला उस टाइम। लेकिन क्योंकि हर पंजाबी मानता है कि हम इंडियन मेनलैंड का हिस्सा हैं। टेररिज्म क्यों फेल हुआ? टेररिज्म आर्मी या पुलिस से फेल नहीं हो सकता। टेररिज्म फेल होता है जब आम आदमी उसकी हेल्प नहीं करता। आप देखो 1984 में इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद, असैसिनेशन के बाद दिल्ली में राइट्स हुए और जगह राइट्स हुए। क्या पंजाब में किसी एक भी हिंदू को राइट्स में मारा गया? देयर इज नॉट अ सिंगल केस। यस, टेररिज्म में उनको टारगेट किया गया था, बसों से उतार के मारा गया, गाड़ियों में गया, माइग्रेंट लेबरर्स को मारा गया, लेकिन हिंदू सिख में एक भी राइट नहीं हुआ पंजाब में। बिकॉज जैसे वो कहते हैं ना 9 मास का रिश्ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये कभी भी नहीं हो सकता। बहुत ही हैप्पीली को एग्जिस्ट करते हैं हिंदू और सिख्स और मुस्लिम्स भी पंजाब में। तो वो मतलब पंजाब एक ऐसा स्टेट है, अगर आप उसको इमोशनल होकर सोचोगे तो पंजाबी खड़ा है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं जो गुरु गोबिंद सिंह कह गए वो सच है बिल्कुल आज भी। तो जो 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले का जब ये में जाते कि वहाँ पे ड्रग्स हैं, तो फिर वो एम्पलीफाई होगा। इट इज़ बट नेचुरल कि उसको एम्पलीफाई किया जाए। फिर उसमें पॉलिटिकल भी है, जो गवर्नमेंट वहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट और है, फिर उनकी आपस में वहाँ पे इश्यूज हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एम्पलीफाई होती हैं। ये डेफिनेटली है कि वो होता है। आप देखो पंजाब में 2012 के बाद का पीरियड है जो वाटरशेड मूवमेंट है पंजाब के लिए। इस सेंचुरी का वाटरशेड पीरियड है 2012 से 2014। इन 3 साल में आप कोई भी डेटा उठा के देख लो, आपको सारे इश्यूज का बेस निकल जाएगा। ये वो पीरियड है जब पंजाब टॉप हुआ ड्रग केसेस में। 2007 में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई थी, उसमें आया था कि पंजाब इज़ द ट्रांजिट पॉइंट ऑफ ड्रग स्मगलिंग इन द वर्ल्ड। गोल्डन क्रेसेंट से जो ड्रग अफगानिस्तान से चल रहा है वाया पाकिस्तान, पंजाब आ रहा है और पंजाब से वो वर्ल्ड ओवर जा रहा है। पंजाब में उसकी प्रोसेसिंग थी, फैक्ट्रीज भी बस्ट हुई हैं वहाँ पे, समराला में हुई है, लुधियाना में। 2007 में ट्रांजिट पॉइंट था और 2012 में पंजाब बन गया कंजम्पशन पॉइंट। और फिर 2012 की जो इलेक्शंस हो रही है, असेंबली इलेक्शंस, उसमें अकाली और कांग्रेस की बहुत लड़ाई थी। इन्होंने पिछले 10 सालों में एक दूसरे के ऊपर बहुत केस रजिस्टर किए थे। इतने केस रजिस्टर किए थे कि 2017 में एक कमीशन टू प्रोब फॉल्स केसेस खोलना पड़ा ताकि वो सब केसेस को हैंडल किया जाए। एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ केसेस। तो उसके 2012, 13, 14 के पीरियड ही है जब सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स पकड़े गए, सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर हुए। और यही वो पीरियड है जब फिल्म इंडस्ट्री पंजाबी सडनली ब्लॉसम करती है। एंड देयर इज़ वन एलिगेशन कि ड्रग मनी थी जो सर्कुलेट की।
सडनली आप देखो पंजाबी फिल्म में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद फिर पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी राइज करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स करके हो रही है, लेकिन यूट्यूब आने के बाद और स्पेशली जब से ये इंटरनेट फ्री हुआ है, फ्री तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन उसका मतलब घर घर में इंटरनेट पहुंच गया, तो दैट्स वाई यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन व्यूज़ एंड ऑल दैट, हिट्स के ऊपर। तो उससे वो जो सॉन्ग्स थे, जो टैलेंट थे, वहीं से सिद्धू मूसेवाला एंड ऑल दैट वहाँ से निकले। तो वो वाला पीरियड है, और वो सबसे बड़ा पीरियड है पॉलिटिकली, बिकॉज वन, अकालीज और कांग्रेस में बहुत बहुत लड़ाई थी, और वो इतनी लड़ाई थी कि दे सेड कि ऑल हैंड्स ऑन द डेक, कि जो भी आपके पास गैंगस्टर है, मसल मैन है, वो सब फील्ड में उतारो, हम इलेक्शन जीतने चाहिए। वही पीरियड है जहाँ से आपको मैक्सिमम पंजाब के गैंगस्टर वहाँ से निकले। शेरा खुब्बन, जयपाल पुल्लर, गुरप्रीत सेखों, लॉरेंस बिश्नोई, सब 2012 की इलेक्शन से ही राइज किए। उसके बाद 2014 इलेक्शन है, जब बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें बीजेपी और अकाली दल अलायंस में थे पंजाब में, और वो अलायंस तब को 15 साल से चल रहा था। ये अभी टूटा है अलायंस 2021 में फार्म लॉज के ऊपर, राइट, 25 साल तक चला वो। तो बीजेपी डिस्पाइट बीइंग इन अलायंस विद द रूलिंग पार्टी, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हम पंजाब को ड्रग फ्री करेंगे, पंजाब नंबर 1 स्टेट हो गया है। तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ उनका अकाली दल से, और राजनाथ सिंह और उनके बड़े लीडर्स थे, उन्होंने एक स्टेज से बोला, जिसमें अकाली लीडर्स भी थे, कि पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स को और बीजेपी इसको ख़त्म करेगी 2014 लोकसभा इलेक्शंस। और उसमें काउंटर में अकालीज ने क्या बोला, अकालीज ने बोला कि हम बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ धरने देंगे, वहाँ जाके रैली करेंगे, बिकॉज ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है स्मगलिंग को रोकना। तो आप देखो कि वो छोटी सी बात, एक ड्रग एडिक्शन से शुरू होके कैसे 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 पहले स्टेट की पॉलिटिक्स, फिर नेशनल पॉलिटिक्स की कन्फ्रंटेशन अलायंस पार्टनर्स में हो रही है, और फिर वो इंटरनेशनल होगी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ धरना अगर दे देती, तो आप देखो वो कितना बड़ा मसला है। और वो इवेंचुअली कुछ हुआ एडजस्टमेंट, तो उन्होंने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में किए वो वाले धरने, बट इट वाज अ बिग इशू उस टाइम। तो हम लोग ग्राउंड पे थे, हम सब उसको देख रहे थे। तो ड्रग एडिक्शन है, यस डेफिनेटली है, खालिस्तान इशू है, वो इशू है, बिकॉज वो तब से चला आ रहा है। बिकॉज वो जो बातें हो रही है ना कि महाराजा रंजीत सिंह का राज था, और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पंजाब ऐसा था, बड़ा खुशहाल था, वो खुद पढ़ा लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो पंजाबी कायदा इंट्रोड्यूस किया, ये सब बातें हम सुनते आ रहे हैं। हालांकि अब मुझे लगता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो राजपाट बनाया था, उसने वो उसकी अपनी गलतियों से ही उसने वो लूज़ किया, बिकॉज वो अपना सक्सेसर ही नहीं अपॉइंट कर सका। वो टाइमली अगर अपना सक्सेसर अपॉइंट कर देता, इतनी शादियां ना करता, तो वो पंजाब के इतने टुकड़े नहीं होने थे, जो बाद में इतनी किलिंग्स हुई हैं पंजाब, उनके महल में इतनी किलिंग्स हुई हैं, एंड इवेंचुअली ब्रिटिश टुक ओवर दैट तो ऐसी गलतियां पंजाब करता आ रहा है। वो जो मिसल वाले थे जिनके आपस में लड़ाइयाँ हुई, वो जो फ्रैगमेंटेड लड़ाइयाँ हैं ना, वो लड़ाइयाँ आपको मिलती हैं, और वो लड़ाइयाँ ही गैंगस्टरिज्म में आ रही हैं। जो माझा का तो पंजाब के 3 हिस्से हैं, एक माझा है, एक दोआबा है, और एक मालवा। दोआबा है जो सतलुज और ब्यास के बीच में, दोआबा मीन्स 2 आब 2 रिवर्स। माझा है मिडल ऑफ रीजन ऑफ रिवर्स। तो जो सप्त सिंधु था, जो उसमें 7 रिवर्स थे, तो अब उसमें 6 रिवर्स हैं, राइट, सरस्वती नहीं है रिवर। तो वो जो 6 रिवर्स का सेंटर पार्ट है, मिडल, उसको माझा बोलते हैं। और ये अकबर के टाइम से इसकी क्लासिफिकेशन हुई है इन रीजन्स की। तो बिकॉज उसने एडमिनिस्ट्रेटिवली ही वांटेड टू कि उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे रन करना है, तो उसने ये किया था, ये डिफ्रेंशिएट। तो इन सब के जो रीजन हैं, इनके आपस में इश्यूज़ हैं, और वहाँ अब सबके गैंगस्टर हर रीजन में अलग हैं, और उनके आपस में गैंग वॉर्स हैं। और लॉरेंस बिश्नोई सबसे पहला गैंगस्टर था जिसने एक सिंडिकेट बनाया, सभी रीजन के गैंगस्टर, हरियाणा के गैंगस्टर और आपके यूपी के गैंगस्टर, दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर, राजस्थान, और बाद में तो कनाडा और यूके, एंड जिसने उनको सिंडिकेट में बनाया। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई टॉप पे गया। इसीलिए एनआईए कहती है ना कि 700 मेंबर्स है उसके नेटवर्क में, मेंबर्स तो उसके डेफिनेटली इससे ज़्यादा हैं। खैर, वापस लौटते हैं सिद्धू मूसेवाला पे। जी, किसी ने मुझसे कहा कि पंजाब की गाड़ियों को आप नोटिस कीजिए, 3 तस्वीरें दिखती हैं। तो पहली तस्वीर भगत सिंह साहब की, दूसरी तस्वीर आती है
भिंडरावाले की और तीसरी तस्वीर सिद्धू मूसेवाला की। जी बिल्कुल, ये तीन तस्वीरों के मायने समझाइए हमें। देखो भगत सिंह तो शहीद आज़म है, उनकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता। जरनैल सिंह भिंडरावाले एक रिलीजियस लीडर थे और वो खालिस्तान के मेन थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनकी शहीदी हुई है। तो पंजाब में बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है जो उनको फ्रीडम फाइटर मानती है सिख कॉज के लिए, इसलिए उनकी वो स्टिकर्स और फोटोज लगाते हैं। और वो जो साथ में उनका स्टील का एरो है वो ही है। उसी से रिलेटेड है अमृतपाल सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट है खडूर साहब से, तो वो भी काफ़ी लुक अलाइक है, उनको पहरावा एंड एवरीथिंग सेम है। तो अमृतपाल की फॉलोइंग भी खालिस्तान वाली ही भिंडरावाले वाली ही फॉलोइंग है। फिर सिद्धू मूसेवाला के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उसके जो गाने हैं वो लोगों के कॉलर ट्यून है और फ़ोन की ट्यून है बहुत ज़्यादा। अमृतपाल सारा फॉलोइंग है सिद्धू मूसेवाला की? सिद्धू मूसेवाला की यस डेफिनेटली अभी भी उसकी फॉलोइंग है। देखो अब इसको तो ऐसे मैं कह नहीं सकता बिकॉज अमृतपाल का तो कोई यूट्यूब पे आ नहीं ना रहा कि कितने व्यूज़ कितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके, लेकिन वो एमपी बना है वहाँ से खडूर साहब से। मैंने इलेक्शन कवर करने गया था मैं खडूर साहब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे लोगों से मैंने स्पेशली पूछा था कि पंजाब ने इतना वायलेंस देखी है, हमने इतने जवान लड़कों को, हमारी कितनी जनरेशन वेस्ट हो गई हैं इसमें, तो वो आप क्यों किसको वोट करोगे? वो कह रहे हैं अमृतपाल को करेंगे वोट। हिंदूज ने भी बोला कि हम अमृतपाल को वोट करेंगे। क्यों ऐसा? अमृतपाल को तो कई गतिविधियों में अंदर रखा गया था। या तो एग्जैक्टली मेरा यही क्वेश्चन था उनको। वो कह रहे हैं मुंडे नाल तक का होया, ही वॉज जस्ट वर्किंग अगेंस्ट ड्रग्स। मैंने कहा पर वो खालिस्तान का है। ही सेड नो वी आर नॉट इन फेवर ऑफ खालिस्तान। ये सिखों ने भी बोला, हिंदुओं ने भी बोला। बट जनरल सिंह भिंडरावाला वाज फॉर खालिस्तान, उनकी तो लड़ाई खालिस्तान की थी। ही वाज फॉर खालिस्तान। लेकिन अमृतपाल की इलेक्शन के टाइम जो वोटर्स थे, मुझे एक भी वोटर ने नहीं बोला कि हाँ, इवन उसकी फैमिली में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम खालिस्तान की आइडियोलॉजी और समथिंग है। तो और जनरल सिंह भिंडरावाले को फिर क्यों मानते हैं? वो तो खालिस्तानी थे। वो तो डॉक्यूमेंटेड है। जैसे आज एक बहुत लंबी फहरिस्त आती है, हर साल हम गोल्डन टेम्पल में देखते हैं कि उनके लिए बाकायदा मार्च निकाले आते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं सड़कों पे, हर साल होता है ऐसा। हाँ तो हाँ उनका तो पूरा डॉक्यूमेंटेड है ना। तो फिर वो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो रिलीजियस सेंटीमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं या वो खालिस्तानी आइडियोलॉजी को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत थिन लाइन आती है जिसको लेकर हर साल एक क्वेश्चन पंजाब से बाहर चर्चा में होता है। उस आइडियोलॉजी को समझना मैं आपसे चाहता हूँ। उस आइडियोलॉजी को मैं आपको कैसे वर्ड्स में समझाऊं कि सिखों की जो पूरी पॉपुलेशन है उसकी नेशनल इंटेग्रिटी और देशभक्ति को कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हर जगह पे इंडिया के या वर्ल्ड ओवर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, रीजन होते हैं जिनकी एस्पिरेशंस एम्बिशंस डिफरेंट होती हैं, जिनको अपना राज चाहिए, उनको अपना वर्चस्व चाहिए या समथिंग। तो खालिस्तान एक ऐसा नाम है जो उनको वो पावर देता है। जब पंजाब की एक तो पार्टीशन हुई और एक पंजाब से हरियाणा और हिमाचल अलग बनाए गए, तो उसमें हरियाणा और हिमाचल ने तो कभी एजिटेशन नहीं की थी कि हमें पंजाब से अलग करो। ये तो पंजाबियों ने बोला था ना कि हमारा पंजाबी सूबा बनाओ। और वो किन्होंने बनाया था? जिन्होंने बनाया था उनको ये पता था, उनकी पॉलिटिकल मैथमेटिक्स है कि हम लोगों की कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, मैं कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाला, बिकॉज हरियाणा और हिमाचल में अकालीज को वोट नहीं मिलेगी। और वो अकालीज की मूवमेंट थी और उसके बाद ही अकालीज की गवर्नमेंट बननी शुरू हुई। इट्स ऑल पावर डायनामिक्स, इट्स ऑल पावर पॉलिटिक्स। बहुत बड़ा कुछ जियो पॉलिटिक्स शेकअप होगा वर्ल्ड में तो नए कंट्री बनते हैं। खालिस्तान इज़ अ न्यू कंट्री। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक मूवमेंट से कुछ भी बन जाए। बहुत बड़ा कोई जियो पॉलिटिक्स होगा तो ये वहाँ के लोग नहीं चाहते खालिस्तान।